छात्र और छात्राओं नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं यशपाल द्वारा लिखित लखनवी अंदाज को पढ़ाने के लिए। तो 10वीं कक्षा के छात्र एवं छात्राएं आज लखनवी अंदाज पाठ शीर्षक के बारे में पहले शीर्षक की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम कवि के बारे में, लेखक के बारे में हम आपको उसका परिचय देंगे। फिर तदुपरांत उसके बाद हम आपको बतलाएंगे यह पाठ और इस पाठ का मुख्य विषय क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। लखनवी अंदाज में लखनऊ में ई प्रत्यय जोड़ देने से लखनवी बन जाता है। इसका एक उदाहरण है, बिहार में बड़ी ई का प्रत्यय अगर जोड़ दिया जाता है तो बिहारी बन जाता है, यानी बिहार का रहने वाला या बिहार प्रांत का निवासी, यानी उसे लोग बिहारी कहने लगते हैं। अंदाज का अर्थ होता है स्टाइल, अंग्रेजी में उसे स्टाइल कहते हैं, और अंदाज को अगर हिंदी में बयां करें तो तौर तरीका, यानी जीवन जीने के तरीके। लखनवी अंदाज तो लखनऊ का तौर तरीका, उसकी तहजीब क्या है, इस तहजीब पर, इस संस्कार पर बहुत ही सुंदर व्यंग किया गया है। यशपाल के बारे में मैं आपको बता दूं कि यशपाल ने इस पाठ के माध्यम से लखनवी अंदाज व्यंग लिखा, और यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। कथ्य अर्थात किसी ने कहा हो, या कोई घटना हो, पात्र हो, या कोई पटकथा हो, तो उस पर कोई कहानी लिखी जा सकती है। बिना घटना और पात्रों की कहानी लिखी नहीं जा सकती है ना। आगे बढ़ते हैं तो लेखक के परिचय के रूप में यशपाल का जन्म 1903 में फिरोजपुर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुई थी। इन्होंने बीए करने के लिए लाहौर नेशनल कॉलेज में अपना नामांकन कराया, और वहां पर राजगुरु और सुखदेव सिंह की मुलाकात हुई, जो भगत सिंह के साथ रहा करते थे। तो उनसे इनकी मित्रता हुई और ये क्रांतिकारी धारा से जुड़ गए, और क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण कई बार ये जेल गए। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, वादुलिया और फूलों का कुर्ता। अब जितनी भी रचनाएं हैं उनमें राष्ट्रवाद, देश प्रेम इत्यादि झलकता है। ये बड़े ही मुखर प्रवृत्ति के कवि रहे हैं, और इन्होंने हमेशा एक आम आदमी से जुड़ी हुई समस्या को उठाया है, देश की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज किया है। उनका एक लिखा हुआ उपन्यास था झूठा सच। यह उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। तो इससे यह तय किया जा सकता है कि जो लेखक है वो देश के प्रति, देश की देश भावना को, देशभक्ति की भावना के प्रति लिखने वाला और वैसी सोच रखने वाला है। तो क्रांतिकारी सोच रखने वाला है। तो इससे यह तय हो जाता है कि ये जेल कई बार क्यों गए, इसका कारण क्या था। फिर आगे बढ़ते हैं तो कुछ इनकी जो देशभक्ति भावना से उत्प्रोत जो रचनाएं हैं उनमें है अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार रहे हैं। मेरे छात्रों, यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार रहे थे। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं और कुछ बातें इस पाठ से संबंधित कि यह पाठ जो है इसमें लखनवी तहजीब बताई गई है, उस पर व्यंग किया गया है, और इसमें फारसी के शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। तो फारसी के और अरबी के, उर्दू के शब्दों का प्रयोग इसे पाठ पढ़ाने के हम समय में ही आपको उसके शब्दार्थ बताते चलेंगे, और शब्दार्थों की श्रृंखला पीछे आपके पृष्ठ में है, तो पाठ के पीछे आप शब्दार्थों को देख सकेंगे, उससे आपको काफी सहूलियत मिलेगी। छात्रों, मैं समझता हूं कि इतनी जानकारी यशपाल के संबंध में, पाठ के संबंध में आपके लिए उपयुक्त रहेगी। आइए पाठ शुरू करते हैं। लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन। मुफस्सिल शब्द का अर्थ क्या होता है? मुफस्सिल जो है ये फारसी शब्द है, क्योंकि मुफस्सिल के नीचे जो है वो नुक्ता लगी हुई है।
और क फ ज के नीचे जब नुक्ता लगी हो तो ये फारसी शब्द के ही नियम है कि उनका उच्चारण फ होता है न कि ह होता है। तो मुफस्सिल का अर्थ होता है शहर के सटे हुए इर्द गिर्द स्थान, यानी शहर जो केंद्रस्थ शहर है उससे सटा हुआ स्थान ही मुफस्सिल कहा जाता है, जो एक देहात या कस्बे की तरह होता है। तो मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में हुकार रही थी, यानी वो उतावली थी और आगे बढ़ने के लिए बेचैन थी। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों को देख सकने के लिए टिकट सेकेंड क्लास का ही ले लिया। ये लेखक की अपनी बात है कि लेखक किसी कहानी की पटकथा तैयार करने में लगा हुआ है, स्क्रिप्ट तैयार करने में लगा है और उसके लिए वह दोयम दर्जे सेकेंड क्लास द्वितीय श्रेणी के डब्बे में चढ़ना चाहता है कि ताकि उसे खाली जगह में मिल जाए और ट्रेन की खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों के अवलोकन और नज़ारों को देखा जा सके। गाड़ी छूट रही थी। सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी निर्जन का अर्थ होता है एकांत, तो निर्जन का सुनसान नहीं था। छात्रों, एकाएक विद्युत विच्छेद होने के कारण जो है मेरी जो क्लास है वो बाधित हो गई है, लेकिन उस वीडियो में जो मैंने बातें बताई हैं वह आपको प्रेषित भी कर रहा हूं। इसके बाद हम वहीं से बढ़ते हैं जहां से बाधा आई थी, जहां से हम रुके थे। गाड़ी छूट रही थी। सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, यही मैं पढ़ा रहा था उस समय में। तो डिब्बा निर्जन नहीं था, मतलब उसमें एक शख्स पहले से बैठा था। अनुमान के एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के, नवाब नस्ल के यानी आप समझ रहे हो कि नवाब के ही खानदान के एक सफेद पोश सज्जन, बहुत अच्छा शब्द दिया गया, सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारा सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का संतोष दिखाई दिया। उन जो सज्जन पहले से उस डिब्बे में बैठे हुए थे, तो जैसे ही लेखक उस डिब्बे में चलती ट्रेन में सहसा कूद कर जो घुसा उस डिब्बे में, तो उन सफेद पोश सज्जन को उनकी एकांतता में, यानी उनके एकांत रहने में, अकेलेपन में उन्होंने विघ्न सा डाल दिया। ठीक है ना? तो सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक रखते देखे जाने के संकोच में हो गए हों। यानी लेखक ने वहां सोचा कि एकांत में बैठे हुए सफेद पोश नवाब जो हैं, उनके सामने जो खीरा रखा हुआ है, उस खीरे खाने के तलब में खलल पड़ गई है, कोई विघ्न आ गई है, या वो एकांत में रहना चाहते थे, इसलिए लेखक के डिब्बे में आने से उनके अंदर एकांतता का असंतोष या उस एकांतता में विघ्न आ पड़ा। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। होता है ना कि हम लोग कहीं एकाएक पहुंचते हैं और सामने की बर्थ पर कोई बैठा हुआ आदमी हो, तो एक कमर्शियल मुस्कान हो, यानी एक झूठी हंसी भी हंस करके वह हल्की सी उत्साह दिखाए कि नहीं, हम एक साथ जा रहे हैं, तो हम आपकी यात्रा के हमराही बन जाएंगे, हम सफर बन जाएंगे। लेकिन इस उत्साह में
संगति के उत्साह में नवाब ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखकों की आदत होती है कि वे कल्पना करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ न कुछ लिखना होता है। अपने आप को उस कल्पना में लेखक व्यस्त रखता है, वह कभी खाली नहीं बैठता। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में ही किफायत में, यानी आप किफायत का समझ रहे होंगे कि जिससे आसानी से कोई कार्य हो सके, तो उस किफायत में ही उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मजले दर्जे में सफर करता देख ले, यानी ठहरे नवाब और सेकंड क्लास के डिब्बे में क्या करने आए भाई, ये तो सफेद पोश हैं, इन्हें तो फर्स्ट क्लास की प्रथम श्रेणी में इनको जाना चाहिए। तो ये भी वो सोच रहे हैं कि मुझे इस दोयम दर्जे में द्वितीय श्रेणी में बैठे हुए कोई मुझे देख न ले, है ना। तो अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं भाई? हमने कनखियों से नवाब की ओर तो देख ही रहे थे। हम नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। उन्हें खीरे खाने की तलब थी, सो इसी चिंतन में वो गौर कर रहे थे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, ये जो है अरबी सभ्यता में अभिवादन करने का, नमस्कार करने का एक ढंग है। जनाब, श्रीमान, जनाब का अर्थ होता है श्रीमान, खीरे का शौक फरमाएंगे? उन्होंने कहा कि आप खीरा खाना पसंद करेंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। एकाएक इस प्रकार का जो भाव परिवर्तन उनका हुआ, यह लेखक को अच्छा नहीं लगा। भांप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए, यानी अपनी शरीफी और शराफत दिखाने के लिए और उसके तौर तरीके को बनाए रखने के लिए ये ढोंग कर रहे हैं कि हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेर लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। तो उन्होंने सीधी सी बात कह दी कि आप ही शौक फरमाएं, आप निस्संदेह निसंकोच आप खीरे खाने की तलब को पूरी कर सकते हैं। तो मेरे छात्रों, आज बस केवल एक ही पाठ में इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा पाठ का परिचय, और यह पृष्ठ जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी। मैं हिंदी शिक्षक दिवेश कुमार मिश्र यहीं तक आज पाठ को विराम देता हूं। अगले वीडियो में आप पाठ देखेंगे। धन्यवाद।